वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग परमाणु के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जा चुका है, आप पिछले वीडियो को देखें। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लें ताकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है बोहर एटॉमिक मॉडल से कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। भूतल कक्षा माने n = 1 यानी h/2π हो जाएगा। h/2π हो जाएगा आपका उत्तर, और इस तरीके से किसी भी कक्षा के लिए पूछा जा सकता है। बाकी En बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए En बराबर -RCH/n²। RCH रेडबर्ग नियतांक, C प्लांक कांस्टेंट C प्रकाश की चाल और H प्लांक कांस्टेंट, इन सब का मान रखेंगे तो आपका आएगा -13.6/n²। इसकी सहायता से आप किसी भी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब Z² आ जाता है तो आप किसी भी परमाणु की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए ही नहीं, किसी भी परमाणु की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। एक प्रश्न है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए स्वर्ण पत्र ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो दो कारण हैं। पहली बात कि स्वर्ण जो नाभिक है वो भारी नाभिक है। भारी नाभिक होने के कारण जो अल्फा कणों का विक्षेप है वो अधिक होगा और हम आसानी से उनका डिफ्लेक्शन देख पाएंगे। दूसरी बात, सोने के बहुत बारीक पत्र बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दो कारणों से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से कैसे स्पष्ट हुआ कि नाभिक बीच में होता है। तो हमने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बताया है, उसका मॉडल बताया है। आप उसको वीडियो को देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो अल्फा कणों का विक्षेप है उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बीच में एक सूक्ष्म स्थान होता है जहाँ नाभिक। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या की कोटि जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, और नाभिक के त्रिज्या की जो कोटि होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। आप याद रखेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, उसकी शर्त क्या है। स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, और इस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। माने बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध, जो पहला वाला प्रतिबंध है वो आपको लिख देना है। nवीं कक्षा की ऊर्जा और पहली कक्षा की ऊर्जा में क्या संबंध है, तो आपको हम बता चुके हैं। Rn बराबर n²r1। Rn बराबर n²r1। इस सूत्र का प्रयोग करना है। nवीं कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या की n² गुना होगी। संक्रमण क्या है। परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और पुनः वापस लौटता है। तो ये संक्रमण, उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण। ऊर्जित परमाणु क्या है। मूल अवस्था से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च कक्षा में जाना अवशोषण संक्रमण कहलाता है। और इस स्थिति में जो परमाणु की स्थिति होती है, परमाणु की अवस्था होती है, वो परमाणु की ऊर्जित अवस्था कहलाती है। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में बोहर मॉडल पूछा जा सकता है। बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। बोहर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतम व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है। इस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई, इनको लिखिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर अभिग्रहितियाँ लिखिए और इनके द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है 2018 में। कभी कभी अलग अलग श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य के मान भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप न्यूमेरिकल ढंग से कर लेंगे तो आपको वो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ये बात हुई कुछ
जो क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य 65-60 एंगस्ट्रॉम है, इसके तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो देखते हैं ये प्रश्न। हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य 65-60 है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य 65-60 एंगस्ट्रॉम है, इसके तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। इस सवाल की बात करें तो स्पष्ट लिखा है कि पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पष्ट है तो आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बामर श्रेणी की पहली रेखा क्या है? बामर श्रेणी की पहली रेखा कब होगी? n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। ये बामर श्रेणी की पहली रेखा होगी। और तीसरी रेखा क्या होगी? n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3, फिर दूसरी रेखा 4 और ये 5। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब 1/λ1 बराबर r, 1/n1 स्क्वायर माने 4, 1/n2 स्क्वायर 9 - 4/36, 5r/36। λ1 क्या होगा? अब इसी सवाल में पूछा जा सकता है कि रिडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ λ1 रख देंगे, r ज्ञात हो जाएगा। तीसरी रेखा की बात कर लें, 1/λ3 r, 1/2 स्क्वायर माने 4, 1/25, 5 स्क्वायर। तीसरी रेखा की बात करें, ये क्या हो जाएगा? r 25 - 4/25 14, 21r/20, यानी λ3 क्या होगा? 100/21। 2 को 1 से भाग दे दीजिए, 2 divided by 1, λ3 upon λ1, 100/21r divided by 36, 5r। तो ये 500/36 λ1। और λ1 का मान आपको पता है 65-60। और आप ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही आप इसको रख देंगे तो आपका, क्योंकि यहाँ पर ये जो मान है, यहाँ देखिए 21 छूट गया है, ये 21 हो गया। ये मान आप एंगस्ट्रॉम में रख देंगे, आपका उत्तर भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा और इसको भाग किया जाएगा तो 43-39 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। अगर इसी सवाल में आपसे लैम्डा का मान तीसरी रेखा के लिए, बामर श्रेणी की तीसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य पूछा जाता और ये न दिया होता, रिडबर्ग नियतांक दिया होता, तो आप ये काम न करते, आप सीधे यहाँ पहुँचते और इसको आप करने के बाद यहाँ पहुँचते और यहाँ पे आप r का मान जो दिया होता है 1.09 × 10⁻7 वो रख देते, तो आपको यहाँ से λ3 इतना ही प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इस तरीके का सवाल भी हो सकता है। यही सवाल दूसरे तरीके से हो सकता है। ये सवाल 3 तरीके से लगेगा, ये आपको जानना है। एक तरीका ये हो, दूसरा क्या है, ये तरंगदैर्घ्य नहीं दी है और सीधे लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या है। यहाँ बामर श्रेणी नहीं लिखा है, ये छूट गया है, बामर श्रेणी के। तो बामर श्रेणी के हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी के तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो आप सीधे यहाँ आएंगे, r का मान वहाँ दिया होगा और यहाँ से आप कैलकुलेशन करके r का मान यहाँ पुट कर देंगे और आपको लैम्डा। दूसरा यही सवाल, एक ये हो गया, एक ये दूसरा हमने बताया। तीसरा यही सवाल कि हाइड्रोजन परमाणु के
बामर श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्लांक कांस्टेंट और c दिया है, यानी h और c दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। En बराबर माइनस RCH या 13.6/n²। अब इससे आप E1 निकाल लेंगे और E3 निकाल लेंगे, और फिर तीसरी रेखा के लिए क्या होता है, तीसरी रेखा के लिए 2 और 5, हम तीसरी रेखा की बात कर रहे हैं, तो 2 और 5 माने E2 निकाल लेंगे और E5 निकाल लेंगे, और फिर डेल्टा E निकाल लेंगे, E5 माइनस E2, और फिर लैम्डा बराबर HC/डेल्टा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और आप लैम्डा निकालेंगे। माने 3 तरीके से ये प्रश्न हो सकता है, निर्भर करेगा कि सवाल कैसा पूछा गया है। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं है कि पूछा गया है ये, आप करके ये आ गए, उत्तर भी आपका आ गया, नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पूछा गया है वो आपने नहीं किया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। एक महत्वपूर्ण सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के 9वीं कक्षा की ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन के चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आयनन ऊर्जा की भी गणना कीजिए। यहाँ पर आपके पास H दिया है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, C दिया है 3 × 10⁸ मीटर। En हो गया -13.6/n²। चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा, तो E4 4² -13.6/16, तो -16×8 = 128 और 16×5 = 80, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 निकाल लेंगे 3² 9, तो -1.51। तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर, इनको घटा देंगे तो उत्सर्जित ऊर्जा मिल जाएगी, यानी E4 माइनस -0.85 माइनस से प्लस 1.51, और उनको आप घटाकर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। 11.5 यानी 6 हो गया, और 14.86 इतने इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये मान जूल में पूछ लेता है, तो आप जूल में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपका उत्तर जो आएगा वो जूल में हो जाएगा। 16×6 = 96 और 6 102, 3 नंबर 16×6 = 96, 9 और 16×6 = 9, 16×6 = 96 और 9, 96 और 9, यहाँ पे 5, 105, यानी 1.056 × 10⁻⁻19। और तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य अभी अपने फार्मूला आपको बताया था, HC/डेल्टा। H 6.6 × 10⁻⁻34, 3 × 10⁸, डेल्टा E का ये मान रख दीजिए 66, 1.6 × 10⁻⁻19, तो 66 कट जाएगा, बाकी को भाग कर दीजिए, तो आपका 18.75 × 10⁻⁻7 मीटर, 18,750 मीटर, ये आपकी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। जब इसको आप भाग करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन स्पष्ट हो जाएगा, 18,750 मीटर। एक चीज अब और बची रही है यहाँ पे, कि आयनन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। तो आयनन ऊर्जा क्या है, आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनित करने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए, परमाणु अपनी मूल कक्षा को छोड़कर अनंत कक्षा में चला जाए। तो अनंत कक्षा में चला जाए मतलब आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब हुआ E अनंत माइनस E1।
ई अनंत क्या होगा, ई एन का मान है -13.6/n², तो ई अनंत रखेंगे तो 0 और माइनस E1 का मान आप यहां से निकालेंगे तो -13.6 आएगा, तो आएगा 13.6। तो ये आयनन ऊर्जा हो गई। इसी में कभी कभी आयनन विभव पूछ लेता है। तो आयनन विभव आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी होती है उतने ही वोल्ट का उसका विभव होता है। शर्त ये है कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयनन ऊर्जा है, इसलिए आयनन विभव 13.6 वोल्ट होगा। यहीं पर सवाल हो सकता है कि आयनन विभव भी क्या है। इसी तरीके से कभी कभी प्रथम ऊर्जन विभव या द्वितीय ऊर्जन विभव या तृतीय ऊर्जन विभव जैसा भी पूछ लिया जाए तो वो आप ज्ञात करेंगे यहाँ से। ये तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में या चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आया है। यहाँ पर जब हम ऊर्जन विभव ज्ञात करते हैं तो मूल कक्षा से माने नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में परमाणु जाता है। तो यहाँ पर अगर तीसरी से चौथे में जा रहा है तो ये जो होगा ये आपका ऊर्जन विभव हो जाए, ऊर्जा हो जाएगी या ऊर्जित परमाणु की ऊर्जा हो जाएगी। और यही जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा देंगे, वोल्ट लिखेंगे तो ये विभव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख खींच दिया जाता है और उसमें जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का एक आरेख खींच दिया गया ये, और ये रेखा बना और कहा गया कि इस रेखा की तरंगायित ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी रेखा है। ये दूसरी कक्षा में आ रही है यानी बामर श्रेणी है। और बामर श्रेणी की कौन सी रेखा है, पहली रेखा है। अब आप बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंगायित का सूत्र लगा देंगे, 1/λ बराबर r माइनस 1/2। आप ना भी बामर लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रेखा है। तो आप लिखेंगे बामर श्रेणी की पहली रेखा है। कहाँ पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। क्या कहते हैं इसको, H अल्फा लाइन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लिम्बर्ट नियतांक रख देंगे, n1 n2 का मान रख देंगे, तो आपको यहाँ से लैम्डा ज्ञात होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, इनकी चर्चा हमने की। न्यूमेरिकल तैयार करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से सिलेबस तैयार करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप इन पर आने वाले वीडियो का बेहतर लाभ ले सकें। वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स तैयार करें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। पूरा देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग 13वें चैप्टर की चर्चा करेंगे। वो चैप्टर है आपका न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे।